नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद के बारे में। ये वो शासक थे जो कि मसूद शाह के बाद में शासक बनेंगे और हम जानेंगे कि इनके बाद में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कौन से शासक थे और इनके समय में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, ऐसे वाक्य थे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद। तो इनका जो शासन है वो किस प्रकार से आता है? वो इस प्रकार से आता है कि जब रजिया का शासन था तो रजिया के बाद में ऐतगीन और अल्तुनिया दो विद्रोही थे जो सबसे ज्यादा रजिया का विद्रोह करते थे शासन का। तो उसी दौरान रजिया महत्वाकांक्षी महिला थी, तो वो क्या करती हैं, ऐतगीन को तो बदायूं का इक्ता देती हैं और इक्तेदार बना देती हैं और अल्तुनिया को भटिंडा का देते हैं। भटिंडा का देने के बावजूद अल्तुनिया से वो विवाह भी कर लेती हैं, लेकिन विवाह करने के बाद जब वो दिल्ली सल्तनत की तरफ आती हैं तो कैथल नामक स्थान है, कैथल, वहां पर रजिया की हत्या कर दी जाती है और इधर रजिया के भाई बहरम शाह को शासक बनाया जाता है। जब बहरम शाह के समय में बहरम शाह को सुल्तान बनाया गया तो उसी समय सर्वप्रथम नायाब ए ममलिकात का एक पद था। इसका जो मतलब है संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। तो किसके पास थे ये? ऐतगीन के पास। होता क्या है, बहरम शाह को जब ये समझ में आता है कि संपूर्ण मैं सुल्तान होने के बावजूद भी दूसरे नंबर पर वजीर और उसके बाद में नायाब का पद इतना शक्तिशाली था कि उसके पास संपूर्ण अधिकार थे, तो वो क्या करते हैं, बहरम शाह ऐतगीन की हत्या करवा देते हैं। जब उनकी हत्या हो जाती है तो इससे सरदार जो थे, मलिक सरदार, तुर्क सरदार, वो नाराज हो जाते हैं और वो बहरम शाह की हत्या करवा देते हैं। तो इसी बीच में फिर क्या होता है, इधर तो किसलू खां इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं, लेकिन तुर्क सरदार जो थे वो इस चीज को नहीं मानते, वो उन्हें सुल्तान नहीं मानते और इनके बदले में वो मसूद शाह को 1242-46 के बीच उनका शासन था, उन्हें शासक बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, मसूद शाह जो शासक बनने के बाद भी उनके बाद नसरुद्दीन महमूद जो थे, जिनके बारे में अब हम जानेंगे, वो उन्हें हटा देते हैं और खुद को सुल्तान घोषित करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम आगे वाले क्रम में बढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, मसूद शाह जी के बारे में, कि इनके शासन के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बाद में हम बलबन के बारे में भी जानेंगे कि इनके बाद में जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने आते हैं वो बलबन आते हैं और बलबन किस प्रकार से शासन करते हैं, वो किन किन पदों का सर्जन करते हैं और ऐसे कौन कौन से वाक्य उनके समय में घटित हुए थे, महत्वपूर्ण वाक्य जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इनसे बाहर पेपरों में ज्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। गुलाम वंश नसरुद्दीन महमूद, ये क्या थे? मैंने आपको अभी घटनाक्रम बताया कि ये किस प्रकार से ये मसूद शाह को हटाने के बाद में शासक बनते हैं, क्योंकि 42 से 46 तक मसूद शाह ने शासन किया था, उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद बनते हैं। लेकिन होता क्या है, ये यहां शासक बनने से पहले नसरुद्दीन महमूद लखनौटी में थे और लखनौटी में होने के बावजूद होता क्या है
ये जो नसरुद्दीन महमूद है ये दो थे, एक इनके पिताजी थे, उनका नाम भी नसरुद्दीन महमूद था और उन्हीं के नाम के बाद इनका नाम नसरुद्दीन महमूद रखा गया। वो लखनौटी में थे और वो उनके मरने के बाद में उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी नसरुद्दीन महमूद रखा गया। यानी पहले पिताजी का नाम यही था और उसके बाद पुत्र का नाम भी यही था। पिताजी लखनौटी में थे, लेकिन लखनौटी से अब जो है उनका पुत्र जो था नसरुद्दीन महमूद शासन करने आ जाते हैं, ठीक है, और पिताजी के नाम पर ही इनका नाम पड़ता है नसरुद्दीन महमूद। तो ये 1246 में सुल्तान बनते हैं और 1265 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका जो विवाह हुआ था वो 1249 ईस्वी में हुआ था, जो किससे हुआ था? बलवन की पुत्री से। यानी बलवन इनके ससुर थे, ठीक है, और ये इनके दामाद थे। इनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था और नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में, सुल्तान बनाने में कहीं ना कहीं बलवन का भी हाथ था। और यही वो चीज है कि इनके समय में सबसे ज्यादा बलवन को ही नायाबे ममलिकात का पद मिलता है, यानी संपूर्ण अधिकारों का स्वामी का पद महमूद के समय, नसरुद्दीन महमूद के समय बलवन को ही दिया जाता है। जब बलवन को यह पद दिया जाता है इसके बाद नसरुद्दीन महमूद, तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको यहां पर एक थोड़े क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं कि भाई पेपरों में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। काफी दिनों से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस तरीके से नहीं बताया है, तो मेरा ये है, अब देखो एक ही लाइन पर क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में बन सकते हैं कि नायाबे ममलिकात का पद किसको दिया गया था। क्वेश्चन ये होगा और शासकों के नाम होंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि नसरुद्दीन महमूद ने नायाबे ममलिकात का पद किसे दिया, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा यही से कि नसरुद्दीन महमूद का समय, शासन करने का समय क्या है, ठीक है। एक ही लाइन के ऊपर मैं कोशिश करूंगा। या फिर यह समझ लीजिए बलवन का दामाद किसे कहा जाता था, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पेपरों में पूछा जा सकता है कि बलवन की पुत्री का किसके साथ विवाह हुआ था, ठीक है। या फिर यह पूछा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद के ससुर का क्या नाम था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन एक ही लाइन के ऊपर बन जाते हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में यह पूछ लें कि उगलू खां की उपाधि या उगलू खां के नाम से किसे, उलूग खां के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये नसरुद्दीन महमूद ही थे। क्वेश्चन में यह आ जाए कि नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि किसे दी थी, तो वो बलवन को दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों देखो एक ही लाइन पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा आपको यह जानकारी देने का सोचा कि चलो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाए। तो मैं शुरू कर देता हूं कि बलवन को नायाबे ममलिकात का पद नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। जब इनके शासन में इस पद को इनको दिया गया तो अब क्या होता है, यानी संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। तो कहीं ना कहीं अब ये बात सामने आने लगी, बलवन ही एक ऐसे शासक हैं जो सुल्तान हुए बिना, यानी बिना सुल्तान बने 20 सालों तक सुल्तान के अधिकारों का, छत्र का प्रयोग करने वाले यही थे। उसके बाद ये खुद शासन करते हैं, 20 साल तक ये सुल्तान भी रहते हैं। तो बलवन के समय के बारे में हम इनके आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब हम जो जान रहे हैं वो ये कि बलवन को नसरुद्दीन महमूद ने नायाबे ममलिकात का पद दिया था। उसके बाद में उन्हें उलुग खां की उपाधि भी नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इनके बाद में क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद जो है वो बलवन को पहले हासी का सूबेदार बनाते हैं और उसके बाद में फिर नागौर, यानी कि अब आप नागौर
चले जाइए और वहां पर शासन कीजिए नसरुद्दीन महमूद के अंतर्गत। ठीक है। इमा इमामुद इमादुद्दीन सॉरी इमादुद्दीन रेहान, ये वो शख्स हैं जो कि नसरुद्दीन महमूद के समय भी थे और बलबन के कट्टर विरोधी भी थे। ये जो रेहान है ये हिंदू थे, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन कर कर इस्लाम को कबूल कर लिया था और उसके बाद में इमादुद्दीन की इन्होंने अपना इमादुद्दीन रेहान के नाम से ये शासन करते थे। अब होता क्या है, बलबन को ये पद देने के बाद में नसरुद्दीन महमूद जो है वो उन्हें हासिल उसके बाद में नागौर भेज देते हैं और ये जो नायाब ममलिकात का पद है ये रेहान को मिल जाता है। किसके समय में? नायाब ममलिकात रेहान को बनाया जाता है नसरुद्दीन महमूद के समय में। जो ये रेहान है ये बहुत ही ज्यादा कट्टर थे, क्रूर थे, अत्याचारी थे और बलबन के विरोधी थे। इसके बाद में होता क्या है कि इन्हें पदच्युत किया जाता है, नसरुद्दीन महमूद इन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। वो इनके कामों से खुश नहीं होते और वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू होने के बावजूद ये इस्लाम धर्म इन्होंने कबूल किया है तो ये कुछ फैसले हिंदुओं के पक्ष में पक्का लेते होंगे। इन पे संदेह के कारण वो इन्हें इस पद से हटा देते हैं और फिर दोबारा से बलबन को नायाब ममलिकात बनाया जाता है दोबारा से। ठीक है। ये जो महमूद हैं ये अपने शासनकाल के समय में क्या करते थे कि जब भी ये खाली वक्त होता था तो कुरान की नकल करते थे, कुरान लिखते थे खाली समय में। तो इन्हें कुरान की जो नकल करने की आदत थी इसलिए इन्हें कुरान की नकल करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये कुरान की नकल करने वाले से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके बाद में क्या है, सिराज के अनुसार, सिराज जो थे तबकात नासरी जिसके रचनाकार हैं, सिराज हैं तबकात नासरी के रचनाकार, इनके समय में ही थे, नसरुद्दीन महमूद के समय में ही थे। जो सिराज थे उन्होंने जो किताब लिखी थी, जो ग्रंथ लिखा था तबकात नासरी, ये सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित था। यानी ये जो लिख रहे थे उसके अंतर्गत उसमें जो घटनाएं थी या उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसकी रचना की, उसमें जो भी वाक्य घटित हुए थे वो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित की गई थी। सिराज उसी समय इनके पद पर मुख्य काजी भी थे। यानी नसरुद्दीन महमूद के समय में सिराज जो थे, जो कि एक विद्वान थे, इनके समय में मुख्य काजी भी थे और इन्हीं के समय में ये षड्यंत्र भी थोड़े बहुत उस समय चलते थे। ठीक है। तो क्या थे, ये भी इन्हें हराए जाते हैं ये भी। ठीक है। और इसके बाद में 1265 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान महमूद की, नसरुद्दीन महमूद की 1265 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसमें भी कुछ विद्वान कुछ तर्क देते हैं, इनकी भाई मृत्यु तो होती है लेकिन कुछ विद्वान इनके बारे में तर्क देते हैं क्योंकि विद्वानों से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, अहमद सरहिंदी के अनुसार, अहमद सरहिंदी कहते हैं जब ये 1265 में नसरुद्दीन महमूद मरे थे तो ये कहते हैं कि वह बीमार हो गए थे जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के क्रम में इस्लामी जो विद्वान थे वो कहते हैं कि इन्हें इनके ही दरबारियों ने जहर दे दिया था, यानी इन्हें जहर देकर मार दिया गया था। लेकिन इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता जो थे उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि नायाब ने इन्हें मारा और स्वयं शासक बन गए। इब्न बतूता हमें यह जानकारी देते हैं और नायाब जो थे, नायाब ममलिकात वो शख्स थे जिन पे ये पद था वो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था।
इसलिए वो कहते हैं कि ये स्वयं इन्होंने नायाब ने ही इन्हें मारा और ये उसके बाद में स्वयं शासक बन गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटनाएं थी, मुख्य घटनाएं थी नसरुद्दीन महमूद जी के शासन के दौरान। इनके शासन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाएंगे वो इन्हीं के आधार पर पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप आसानी से उनका जवाब दे दोगे। अब जानते हैं हम गयासुद्दीन बलवन, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश से शासन करने वाले 40 सरदारों के सोह में तुर्क चहलगानी, ठीक है, शासन करने वाले गयासुद्दीन बलवन थे, जो कि 1265 ईस्वी में ये सुल्तान बनते हैं और 1289, कहीं कहीं पर ये 85 भी है, ठीक है, कहीं पर 85 और 89, इसलिए मैंने दोनों बोल दिया है। इनका जो शासन का समय मिलता है, ठीक है, ये शासन करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जब ग्वालियर की विजय की थी इल्तुतमिश ने, ग्वालियर की विजय किसने की थी? इल्तुतमिश ने। जब ग्वालियर की विजय के लिए गए थे तो इन्होंने ही अपने उत्तराधिकारियों का चयन किया था। भाई देखते हैं कौन सा मेरे बाद सुल्तान बनने के काबिल है और शासन कर सकता है। तो क्या थे? इन्हें खरीदा था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने इन्हें खरीदा था ग्वालियर विजय के दौरान। उसके बाद में क्या करते हैं, अब हम बलवन जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिरकार वो एक गुलाम होने के बावजूद सुल्तान के पद पर किस प्रकार पहुंचे और इन्हें कौन कौन से ऐसे पद दिए गए और किन किन के समय में। भाई इनका जो शासन का समय है आप ये लगा लीजिए, इल्तुतमिश के बाद में लगभग 30 वर्षों का समय संघर्ष और सुल्तानों का ही समय उसे मान सकते हैं, क्योंकि इन 30 वर्षों में इल्तुतमिश जी के बाद में बहुत सारे सुल्तान आए, बने और हटा दिए गए, मार दिए गए, फिर अगले क्रम में कोई नया सुल्तान बन जाता है। तो इसी क्रम में इनके बाद में बनते हैं बलवन। 1265 ईस्वी से 89 तक ये सुल्तान बने रहते हैं। ग्वालियर विजय के बाद में इन्हें खरीदा जाता है इल्तुतमिश जी के द्वारा। अब जानते हैं कि जब रजिया का शासन था तो उसके समय में बलवन अमीर शिकार के पद पर नियुक्त थे। इसके रजिया के, भाई देखो इल्तुतमिश के समय में इन्हें खरीदा गया, उस समय गुलाम थे, लेकिन एक शक्तिशाली योद्धा भी थे, महत्वाकांक्षी भी थे, चतुर थे, चालाक थे, ठीक है। तो क्या होता है, रजिया के समय में इन्हें अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद बहरम शाह के समय में, रजिया के भाई बहरम शाह के समय में इन्हें अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो शासक बनते हैं मसूद शाह, तो मसूद शाह के समय में जो बलवन थे वो अमीर हाजिब के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है। इनके बाद में इन्हें हटाकर, मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद शासक बनते हैं। इनके समय में जो बलवन थे उन्हें नायाबे ममलिकात के पद पर नियुक्त किया गया था और महमूद ने ही, नसरुद्दीन महमूद ने ही इन्हें उलुग खां की उपाधि दी थी। उपाधि का मतलब है कि बलवन को ही उलुग खां के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अपने आप को क्या करते थे, बलवन अपने आप को गुलाम वंश से संबंधित ना बताकर एक ईरानी वंश का बताते थे, ताकि इन्हें अच्छे खासे खानदान के रूप में इन्हें गिना जाए कि भाई बहुत अच्छे ये वंश से संबंधित है। तो कौन सा ईरानी वंश था? अशरफिया वंश का ये अपने आप को है, अफरासियाब वंश का ये अपने आप को बताते थे। जब ये सुल्तान बनते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, अपने साम्राज्य की वृद्धि करने के लिए और कानून व्यवस्था या साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये नए कानून भी बनाते हैं, नए नए
विचार सामने आते हैं इनके, उससे पहले क्या करते हैं कि जो इनके सुल्तान बनने के समय में जो घटनाएं घटी थी, विद्रोहियों की, उपद्रवियों की, सबसे पहले ये उनके खिलाफ मैदान में उतरते हैं कि भाई अगर मुझे शासन करना है तो सबसे पहले ये जो विद्रोही हैं इन्हें ठीक करना होगा, तभी ये शासन कर पाएंगे। तो इनके समय में इन्होंने क्या करा था, मेवातियों और अफगानों के विद्रोह को दबाया था, क्योंकि इनके सामने क्या थे, मेवातिया जो कि लूटपाट करते थे, मवेशियों को चुराते थे, और अफगान जो थे वो जैसे तुर्क योद्धा थे उसी प्रकार ये अफगान योद्धा भी थे, जो कि कभी भी अपने आप को किसी सुल्तान के अंतर्गत रखना या अधीन रहना पसंद नहीं करते थे, तो वो विद्रोह करते थे। तो ये मेवाती और अफगानों के विद्रोह को दबाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इन्हीं विद्रोह को मद्देनजर रखते हुए ये राजतत्व का सिद्धांत और लोहे और रक्त की नीति अपनाते हैं। लोहे और रक्त की नीति से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, और अफरासियाब वंश से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, ठीक है, और इनके पद से संबंधित भी पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। ईरानी परंपरा की, क्योंकि ये आप अपने आप को ईरानी पूर्वजों से संबंधित अफरासियाब वंश का मानते थे, तो होता क्या है, ये ईरानी परंपरा में सजदा और पायबोस जैसी परंपराओं को शुरू करते हैं। बलवन ही थे, देखो भैया इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, यानी घुटनों पर बैठना और सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है, नतमस्तक होकर। तो सजदा और पायबोस की परंपरा बलवन जी के द्वारा शुरू की जाती है उनके शासन के दौरान। और ईरानी त्योहार था नौरोज, इसको भी बलवन जी के द्वारा शुरू किया जाता है। यही वो शख्स हैं, यही वो सुल्तान है जिन्होंने चहलगान यानी तुर्काने चहलगानी 40 गुलामों का इल्तुतमिश जी के द्वारा जो समूह बनाया गया था, ये उसका दमन कर देते हैं, ठीक है भाई। नवरोज, सिजदा, पायबोस और चहलगान के दमन से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। तो मेरा दायित्व है आपको ये सारी जानकारियां देना, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनके शासन से संबंधित बात करें तो ये न्याय के प्रति बहुत अच्छे थे। ये छोटे से छोटे अत्याचार को सहन नहीं कर सकते थे, उसके बदले में ये जहां पर अन्याय होता था तो ये तुरंत दंड भी देते थे। इतने क्रूर भी थे कि ये अन्याय के कारण अवध के जो सूबेदार थे, अवध और बदायूं के सूबेदारों के पिता, याद रखना यहां से क्वेश्चन पेपरों में इसी प्रकार घुमाकर पूछते हैं कि अन्याय किसने किया था, अवध और बदायूं के सूबेदार जो थे उनके पिता ने नौकर के साथ क्रूरता करी थी, नौकर के साथ अभद्र व्यवहार यानी क्रूरता करी थी पिताजी ने, सूबेदारों के पिताजी ने। तो बलवन ने उन्हें भी नहीं बख्शा था। क्रूरता करने के कारण बलवन ने इन्हें दंडित किया था, बलवन ने इन्हें भी दंडित किया था। और ये इसी कारण भाई अपने साम्राज्य में ये इसी कारण बहुत ज्यादा मशहूर थे कि छोटे से छोटे अपराध को भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे। इनने सूबेदारों को छोड़ो, अमीरों को भी नहीं छोड़ा। ये क्या करते, अमीरों को भी दंडित करते थे। जो इनके अमीर थे, जो अधिकारी थे, इनके जो सहयोगी थे, जो इनके अधीन थे, ये उन्हें भी नहीं छोड़ते थे। होता क्या है, इनके शासन के समय बंगाल का अभियान होता है जिसमें इनके जो अमीर थे वो असफल हो जाते हैं। असफल होने पर ये क्या करते हैं, अमीर मलिक तरगी, कौन थे, एक तो मलिक तरगी और अमीर खां, ये अमीर खां को भी मृत्यु दंड देते हैं। यहां पर आप याद रखना कि बंगाल अभियान में
असफल होने के कारण क्या, असफल होने के कारण मलिक तरगी और अमीर खां को ये मृत्युदंड दे देते हैं कि भाई आखिर आप बंगाल अभियान पर गए थे तो आप हारे क्यों, ठीक है, असफल होकर क्यों आए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बावजूद ये इतने सख्त थे कि इन्होंने अपने चचेरा भाई था इनका शेर खां सूकर, याद रखना, शेर खां सूकर इनका चचेरा भाई था, उसको भी इन्होंने जहर दे दिया था, यानी विष दे दिया था। और ये शेर खां सूकर कहां के थे, सुनाम, सुमाना, भटिंडा और भटनेर के बेचारे गवर्नर थे। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे बलवन, ठीक है, ये उन्हें भी जहर देकर मार देते हैं। बलवन अपने शासन के दौरान कुछ अच्छे काम भी करते हैं, जैसे कि दुर्बल और वृद्ध सैनिकों के लिए ये पेंशन की व्यवस्था करते हैं, पेंशन की व्यवस्था ये करते हैं। पेंशन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन भी पेपरों में काफी बार आया है। शासन करने के लिए और क्या करते हैं, अपने शासन के समय गुप्तचर प्रणाली को मजबूत करते हैं और बरीद की नियुक्ति करते हैं, बरीद की नियुक्ति करते हैं। बरीद की नियुक्ति इनके समय में किस प्रकार होती थी, उसकी ईमानदारी का परीक्षण लेकर होती थी, ठीक है। 1279 ईस्वी में क्या होता है, तुगरिल खां ने बंगाल में विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने आप को सुल्तान मुगुसुद्दीन, क्या तुगरिल खां अब मुगुसुद्दीन की पदवी धारण कर लेते हैं। तो ये किसका, बलवन का तो समय था, और बंगाल में विद्रोह होता है जिसमें तुगरिल खां जो थे ये अपने आप को मुगुसुद्दीन की उपाधि धारण करते हैं। उसी दौरान अपने सिक्के भी चलाते हैं और खुतबा भी पढ़वा लेते हैं, कि बंगाल का अब हम सुल्तान हैं, दिल्ली के अधीन नहीं रहेंगे, बंगाल पर अपना शासन होगा। यही वो कारण है कि बलवन को बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए और तुगरिल को सबक सिखाने के लिए मजबूरन दिल्ली को पहली बार छोड़ना पड़ा था। इससे पहले बलवन ने सुल्तान बनने के बाद दिल्ली को नहीं छोड़ा था, लेकिन इनकी मजबूरी हो जाती है तुगरिल खां को सबक सिखाना, तो उसमें क्या होता है, ये पहली बार दिल्ली को छोड़ते हैं और 1280 ईस्वी में ये बंगाल जाकर तुगरिल खां को मार डालते हैं। बलवन जी तुगरिल खां को मार डालते हैं, लेकिन तुगरिल खां मारा तो जाता है, लेकिन उसको पकड़ा किसने था, इसका जो श्रेय है, जो इसके हकदार थे वो कौन थे, भाई बलवन तो सुल्तान थे, लेकिन सुल्तान जाता तो है युद्ध में, लेकिन सबसे पहले तो अधिकारी ही लड़ते हैं, तो इसको पकड़ने का जो श्रेय और हत्या करने का जो श्रेय जाता है ना, श्रेय जो हकदार थे वो थे मुकद्दीर। किसको, तुगरिल खां को पकड़ने का जो श्रेय मिलता है, उसकी हत्या करने का जो श्रेय मिलता है, बलवन के साथ साथ मुकद्दीर को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, महमूद और बलवन जी से संबंधित महत्वपूर्ण, उनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं आप लोगों को मिली होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको बलवन से और उनके शासन से जो भी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिली होगी, उनको आप पेपरों में उनसे संबंधित अगर कुछ भी आता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में बलवन जी के संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।